हेलो दोस्तों, आपने मेरे द्वारा बोली गई मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न को बहुत ही प्यार दिया। मैं इसके अलग अलग एपिसोड कुछ दिनों के अंतराल में अपने चैनल पर पोस्ट करती रहती हूँ। अब तक इसके 10 एपिसोड आ चुके हैं, जो कि कुल कहानी का तकरीबन 1/4 भाग है। मैंने अब तक की कहानी को आपके लिए एक माला में पिरोकर तैयार किया है, ताकि आप लोग पूरी कहानी को एक साथ सुनकर उसका आनंद ले सकें। इसके आगे के एपिसोड्स मैं समय समय पर मेरे चैनल पर पोस्ट करती रहूंगी, जैसे मैं अब तक करती आई हूँ। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके या मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आगे आप मेरे चैनल पर कैसी स्टोरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू। द इंटर्न एपिसोड 1। राजन इतना तेज कभी नहीं भागा था। शायद उसके जीवन की ये सबसे तेज दौड़ थी। उसे पता ही नहीं लगा कि वो इस तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दौड़ में चीते से भी तेज भाग लिया था। शायद जब मौत को कोई सामने से देख लेता है तो वो ऐसे ही पागल हो जाता होगा। रात बहुत ही गहरी थी और सुनसान सड़क, जहां साधारणतः आवारा कुत्तों की फौज रहती है, परंतु आज वहां कोई नहीं था। शायद उन जानवरों को भी पता था कि जो राजन को जान से मारने की कोशिश कर रहा है वो इतना भयावह है कि उससे दूर रहने में ही उनकी भलाई है। राजन बमुश्किल उस मल्टी स्टोरी मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर किसी तरह से घुस पाया था और किसी रूम में, जो शायद किसी कंपनी का स्टोर रूम था, उसमें छुपकर इस रात की सुबह होने का इंतजार कर रहा था। राजन को पता ही नहीं चला कब और कैसे इतना क्रूर कातिल उसके घर में घुस गया था। ये तो राजन की किस्मत अच्छी थी कि जब उस कातिल ने राजन पर पिस्तौल की बट से हमला किया तो राजन जमीन पर गिरकर बेहोश होने का नाटक अच्छे से निभा पाया। उस कातिल का इंटरेस्ट ना तो राजन के पैसे में था और ना ही किसी और चीज में। उसे सिर्फ राजन का लैपटॉप और उसकी रिसर्च से संबंधित नोट्स और पुस्तकों में ही रुचि थी। क्या उस क्रूर गुंडे को इतनी जटिल थीसिस समझ भी आएगी? और इसका एक ही मतलब था कि कोई और इस गुंडे के जरिए राजन की रिसर्च हासिल करने की कोशिश कर रहा था। राजन को पता था कि वो कौन था। राजन इसी उधेड़-बुन में ही था जब उसने देखा कि कातिल ने उसकी तरफ पिस्तौल तान दी थी और उसे मारने ही वाला था। तब अचानक से राजन ने वो कालीन खींच दी थी जिस पर वो कातिल खड़ा था। इससे पहले वो दुष्ट उठता, राजन खिड़की से बाहर कूदकर अपनी जीवन की सबसे तेज दौड़ लगा चुका था। उसने अपने जीवन के 50 वर्षों में शायद ही कभी इतनी तेज दौड़ लगाई हो, परंतु शायद ये उसके कुछ अच्छे कर्म ही होंगे कि आज वो इस गति से भाग पाया और अपनी जान उस अति क्रूर और खौफनाक व्यक्ति से बचा पाया। राजन को इंतजार था तो बस सुबह होने का। धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे में उसकी आंखें भी अभ्यस्त होने लगी थी। वो मॉल का एक स्टोर रूम था जहां अनेकों बॉक्स पड़े हुए थे। राजन की सांस में सांस आ रही थी और धीरे धीरे उसकी धड़कनें संभल रही थी। उसकी किस्मत उस पर आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। उस बंद मॉल के अंधेरे स्टोर रूम में उसे
छोटा सा नोकिया का फोन दिख गया। शायद किसी कर्मचारी का फोन आज वहां रह गया होगा। राजन ने फौरन उस फोन को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी उत्सुकता ऐसी थी मानो किसी बहुत ही प्यासे व्यक्ति के सामने किसी ने शीतल जल रख दिया हो। राजन को वो नोकिया का छोटा फोन लाखों रुपयों के स्मार्टफोन से भी महंगा लग रहा था। राजन के लिए वो फोन उसके देवदूत द्वारा भेजा गया उसकी मुक्ति का साधन था। राजन ने फौरन 100 नंबर लगाया, परंतु फिर काट दिया। उसे एक अलग सा ही संशय होने लगा। उसके घर में उस अनजान कातिल का आ जाना, जिसे उसकी रिसर्च में इंटरेस्ट था, उसे किसी बहुत ही बड़े षड्यंत्र की बू आने लगी थी। हो सकता है लोकल पुलिस का कोई आदमी भी मिला हुआ हो और पुलिस को अपनी लोकेशन बताकर कहीं मैं उस कातिल को अपने तक पहुंचने में मदद ना कर दूं। फिर उसे लगा कि ये मैं क्या सोच रहा हूं। मैं कुछ ज्यादा ही एनालिसिस करने लग गया हूं। राजन को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी राजन को अपने पुत्र का ख्याल आया। उसका पुत्र दिल्ली में पढ़ रहा था। राजन ने अपने पुत्र को फोन लगाया। इस समय रात के 2 बज रहे थे। राजन के पुत्र ने फोन नहीं उठाया। राजन ने फिर फोन मिलाया और इस बार उसके बेटे ने फोन उठा लिया था। हेलो, राजन के बेटे ने उबासी लेते हुए बेमन से बोला। बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। राजन ने हाफते हुए बोला। पापा, ये आपका कौन सा नंबर है? बेटा, ये मेरा नंबर नहीं है। तो फिर? राजन के बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात के 2 बजे उसके पापा उसके साथ क्या खेल खेल रहे थे। बेटा, आज जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तब अचानक से मेरे घर में एक 6 फुट लंबा काले वस्त्रों में घिरा हुआ मास्कधारी व्यक्ति घुस आया। क्या? राजन के बेटे की नींद उड़ गई। उसके पापा मुंबई में अकेले रहते थे। हाँ, और मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने मेरे को पीछे से पिस्तौल के बट से मारा। मैंने बेहोश होने का नाटक किया। मैंने देखा वो मेरा लैपटॉप, रिसर्च पेपर्स और जो भी कुछ मेरी टेबल पर था सब कुछ समेट रहा था। क्या? उसको आपकी रिसर्च के बारे में पता है? आपने तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं बता रखा। हाँ बेटा, लगता है उसको किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा है जिसे मेरी रिसर्च के बारे में पता है। आपकी रिसर्च तो? राजन का बेटा अपना वाक्य पूरा करता उससे पहले राजन बोला। तुम ज्यादा मत बोलो, और मैंने तुम्हें जो किताब दी है उसके पन्ने 15, 21, 28, 35 और 41 के पहले 3 लाइन पढ़ लो। राजन का बेटा समझ गया था कि राजन क्या कहना चाह रहा था। उसे पता था कि राजन को ये डर हमेशा से था कि उसकी रिसर्च को कोई भी चुरा सकता था। इसीलिए उसने अपने पुत्र के पास एक कोड रखा हुआ था। बिना उस कोड के उसके लैपटॉप में से वो सेंसिटिव डिटेल्स नहीं निकाले जा सकते थे और बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में पता था। बस एक बात समझ नहीं आई पापा, राजन का बेटा बोला। यही कि मैंने तो अपनी रिसर्च खत्म कर ली है, फिर अब हमला क्यों? राजन बीच में बोला। नहीं पिताजी, हमला तो अब ही होना था, परंतु उसने। राजन का बेटा अपना वाक्य पूरा करता उससे पहले ही फोन कट गया था। राजन ने देखा वो फोन डिस्चार्ज हो चुका था। शायद दिन भर से वो फोन वही पड़ा था और उसकी बैटरी खत्म होना लाजमी था। राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने पुलिस को फोन नहीं करके कहीं गलती तो नहीं कर दी थी।
उसने उस फोन को वहीं पर रख दिया जहां से उठाया था और धीरे धीरे उस स्टोर रूम से बाहर निकलकर आ गया। रात के 2:30 बज रहे थे। उसकी आंखें अब रात के अंधेरे में अभ्यस्त हो गई थी। वो धीरे धीरे मॉल से बाहर आ गया। राजन उस अंधेरी रात में उस सुनसान रास्ते पर अकेला खड़ा था। तभी राजन के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजन की रूह कांप गई, परंतु वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो 6 फुट लंबा काले कपड़ों में काला मास्कधारी व्यक्ति खड़ा था। राजन ने मॉल से बाहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। शायद उसे उसके भाग्य ने एक मौका भी दिया था, परंतु वो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाया। राजन ने अपने पुत्र से बात करने के बजाय पुलिस को बुला लिया होता तो शायद अच्छा रहता। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 2। राजवीर आज बहुत ही उदास था और उसका आज का दिन कोर्ट में बहुत ही बुरा गया था। वो बहुत ही गमगीन अंदाज में इंदिरापुरी पुलिस स्टेशन में घुसा और अनेकों हवलदारों के सैल्यूट को अनदेखा कर अपने कैबिन में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो इस थाने का ना ही सिर्फ इंचार्ज था, अपितु मुंबई पुलिस में सबसे काबिल इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स में शामिल था। परंतु फिर भी उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साथी को खो दिया था। उसकी पत्नी, उसकी पहली मोहब्बत उसे आज छोड़कर चली गई थी। उनका डिवोर्स केस वैसे तो 3 साल से चल रहा था, परंतु आज उस पर कोर्ट की मोहर लग चुकी थी और साथ ही राजवीर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसे कभी यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी उसको कभी समझ क्यों नहीं पाई। मुंबई पुलिस का होनहार इंस्पेक्टर, जिसकी इज्जत पूरा डिपार्टमेंट करता था, अपनी पत्नी को कभी नहीं समझा पाया कि वो उसके साथ क्यों नहीं रह पाया। उन छोटी छोटी खुशियों में उसका साथ नहीं दे पाया जिसकी वो अपने पति से उम्मीद करती थी। और धीरे धीरे उनका फासला इस कदर बड़ा हो गया कि आखिर उनका रिश्ता कोर्ट में सार्वजनिक रूप से शर्मसार हो गया। राजवीर की उस उदासी को उसके एक हवलदार ने तोड़ा। सर, आपके लिए एसीपी साहब का फोन आया था, हवलदार बोला। क्या बोल रहे थे वो? राजवीर बोला। हालांकि उसका ज्यादा ध्यान नहीं था, वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल में आज एक आदमी हार्ट अटैक से मर गया है, हवलदार बोला। तो ये कोई पुलिस केस नहीं है? राजवीर चिल्लाते हुए बोला। हाँ सर, परंतु एसीपी सर बोले कि आप एक बार चेक कर लें। उस बंदे को कोई भी लेने नहीं आया, हवलदार बोला। यार, ये क्या बात हुई? राजवीर गुस्से से बोला। उसके सामने हवलदार का डरा हुआ चेहरा था। राजवीर फिर खुद से ही बोला, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। राजवीर बेमन से उठा और धीरे धीरे अपनी जीप की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वो किसी ऐसे केस पर काम करने जा रहा था जो उसके जीवन का सबसे अनोखा केस होने वाला था। राजवीर जल्द ही सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया और उस हॉस्पिटल की मोर्चरी में उसे वो लाश दिख गई। वो किसी 50 वर्षीय आदमी की थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत 7-8 घंटे पहले ही हुई होगी। जल्द ही वो डॉक्टर वहां आ गया जो उस केस को हैंडल कर रहा था। सर, 2 लड़के इस आदमी को लेकर हमारे हॉस्पिटल में सुबह 6 बजे के करीब आए थे। उन्हें ये सड़क पर मिला था। राजवीर ने उस आदमी को गौर से देखा। डॉक्टर बोला, सर, शायद ये आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा और बहुत लंबे समय तक बिना रुके भागा था, जिससे शरीर पर बहुत अधिक दबाव पड़ा और शायद ये भागने में ट्रेन भी नहीं था।
जिससे हार्ट पर जोर पड़ा और हार्ट फेल हो गया। राजवीर डॉक्टर की बात काटते हुए बीच में बोला, समझ गया, परंतु कौन है ये आदमी, तुम्हें पता है? नहीं, डॉक्टर बोला। वो 2 आदमी कहाँ हैं जो इसे छोड़कर गए? राजवीर ने पूछा। वो तो चले गए, हालांकि उनकी डिटेल्स हैं मेरे पास, डॉक्टर बोला। ठीक है, मुझे उनका नंबर दे दो और इस आदमी की फोटो मैं अखबार में दे देता हूँ। यदि कुछ दिनों में कोई लेने नहीं आता है तो। इस बार डॉक्टर राजवीर की बात काटते हुए बोला, तो इसी हॉस्पिटल को ये बॉडी हैंडओवर हो जाएगी फॉर टीचिंग पर्पस। राजवीर ने हामी में सर हिलाया। राजवीर ने फिर अपने एसीपी को फोन लगाया और अपडेट दे दी। राजवीर ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये लाश जो उसने अभी देखी है और जिसे वो एक साधारण केस समझ रहा है, वो राजन की लाश थी और ये केस बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाला था। राजवीर अपनी जीप ड्राइव करके अपने घर चला गया। वो अभी किसी भी तरह पुलिस स्टेशन जाने की मन स्थिति में नहीं था। वैसे भी शाम हो चली थी। उसने रास्ते में रुककर अपने एजेंट को उस लाश की फोटो दे दी थी ताकि वो उसे सुबह के अखबार में छपवा सके। फिर राजवीर चुपचाप अपने घर आ गया। उसे वो घर काटने को दौड़ रहा था और राजवीर ने अपनी पत्नी की याद को बुलाने के लिए रॉयल चैलेंज की एक बोतल खोली और एक बड़ा पैक बना के पीने लगा। शायद ये विस्की ही उसे सहारा दे पाए। उसकी पत्नी अक्सर उसे शराब पीने के लिए मना करती थी, परंतु आज इस घर में कोई नहीं था जो उसे मना करे। धीरे धीरे उसने पूरी बोतल पी ली थी, परंतु उसको अभी भी नशा नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी ही उसके सामने बार बार आ रही थी। उसकी वो मुस्कान और वो अदाएं राजवीर को अब किसी सजा की तरह लग रही थी। राजवीर उठा और उसने एक और रॉयल चैलेंज की बोतल खोल ली। वो उस बोतल को भी तकरीबन पूरी ही पी चुका था। उसको नशे में पता ही नहीं चला कि कब वो पूरी रात सोफे पर बैठे बैठे अपनी पत्नी की यादों में सो गया था। राजवीर का ध्यान उस कर्कश फोन की ध्वनि ने तोड़ा जो उसके लैंडलाइन फोन से बज रही थी। उस समय सुबह हो चुकी थी और राजवीर ने फोन उठाया। दूसरी ओर वो सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर था। हेलो राजवीर सर, डॉक्टर बोला। क्या हुआ, इतनी सुबह फोन कर रहे हो? राजवीर ने उबासी लेते हुए पूछा। सर, दोपहर के 2 बज रहे हैं, डॉक्टर बोला। क्या मुझे समय बताने के लिए फोन किया है? राजवीर गुस्से से बोला। सर, आपने वो लाश कल देखी थी ना? डॉक्टर बोला। हाँ, वो लाश आज गायब हो गई है। क्या? राजवीर का सारा नशा एकदम से गायब हो गया। सही में सर, क्या बकवास कर रहे हो? राजवीर बोला। सर, आप यहाँ आकर खुद देख लो। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस मृतक को कोई लेने नहीं आया, परंतु वो लाश गायब हो गई थी और आज के ही अखबार में उसने खबर छपवाई थी और दोपहर तक लाश को कोई बिना बताए ही लेकर चला गया। राजवीर तैयार होकर फौरन अस्पताल पहुंचा और उसने जल्द ही पता लगा लिया था कि मॉर्चुरी में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और जिन 2 लोगों ने अपने नंबर दिए थे वो भी फेक नंबर थे। इसका मतलब साफ था कि ये कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था। राजवीर को अब जल्द ही ऐसी घटनाओं की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि मुंबई शहर में अब ऐसी घटनाएं आम होने वाली थी। कौन था ये राजन और क्या थी उसकी रिसर्च? कौन था वो काला मास्कधारी आदमी? राजवीर को नहीं पता था कि जिस समय उसकी तीव्र बुद्धि और पैनेपन की पुलिस को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उसी समय वो अपनी पत्नी के वियोग में अपनी सभी कलाएं और कुशाग्रता भूल बैठेगा। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न, एपिसोड 3।
कैम्ब्रिया रिसर्च इंस्टीट्यूट या क्राई की वो बिल्डिंग वर्ली की सबसे बड़ी और बेहद खूबसूरत बिल्डिंग में से एक थी। क्राई हिंदुस्तान की ही नहीं अपितु विश्व की नामी कंपनियों में से एक थी जिसने कैंसर का अस्थायी इलाज ढूंढ लिया था और अब वो इसको जड़ मूल से खत्म करने का उपाय खोज रहे थे। क्राई की कैंसर की ड्रग कैंसर पेशेंट्स को 2 से 3 साल तक का समय दे देती थी और कई बार तो कैंसर पेशेंट स्टेज 3 पर पहुंचकर भी क्राई की कैंसर ड्रग के कारण 5 से 10 साल तक निकाल लेते थे। वो अलग बात थी कि क्राई की इस ड्रग को अफोर्ड करना गरीब लोगों के लिए आसान नहीं था, परंतु केंद्र तथा राज्य सरकारों ने भारी मात्रा में ये ड्रग क्राई से लिए थे और उन्हें सब्सिडाइज करके गरीबों तक पहुंचाया था। क्राई की इस खूबसूरत बिल्डिंग के रिसेप्शन पर आज अमरीक पहली बार आया था। यस, हाउ मे आई हेल्प यू? रिसेप्शनिस्ट रेनू ने बहुत ही मृदु भाव से पूछा। जी, मैं यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए आया हूँ। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। ये रहा मेरा लेटर। अमरीक जल्दी जल्दी बोला और उसने एक फोल्डर में से एक लेटर निकालकर रिसेप्शनिस्ट रेनू को दे दिया। ओके, लेट मी चेक, रिसेप्शनिस्ट रेनू बोली और अपने कंप्यूटर पर कुछ चेक करने लगी। रेनू ने अमरीक को नजर पर देखा और बोला, आप प्लीज सोफे पर बैठे, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। रेनू ने सोफे की ओर इशारा किया और अमरीक हामी में सर हिलाकर चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया। वो बहुत ही बड़ा ऑफिस था और कई लोग वहां आ जा रहे थे। अमरीक पहली बार इतने बड़े ऑफिस में आया था। रिसेप्शनिस्ट रेनू ने अपने इंटरकॉम से किसी को फोन लगाया और वो जल्दी ही आंसर हो गया। रितु मैम, रिसेप्शनिस्ट फोन पर बोली। यस रेनू, रितु बोली। मैम, कोई अमरीक अवस्थी करके कैंडिडेट आया है, कह रहा है कि इंटर्न के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। रेनू बोली। हाँ, भेज दो 14th फ्लोर पर, रितु बोली। पर मैम, रेनू थोड़ा हिचकी। मुझे पता है रेनू, ये 30 साल का है, परंतु ये बहुत ही काबिल है। इसने बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की है, परंतु इसने हमारा फार्मा क्विज ऑफ ईयर वाला एग्जाम टॉप किया है और जहां बाकी के लोग 5 लाख का कैश इनाम चाहते हैं, वहीं इसने हमसे रिक्वेस्ट की इस इंटर्नशिप के लिए। और तुम्हें तो पता है कि वास्को चाहे दुनिया के नंबर 1 अमीरों में से हो, परंतु वो 5 रुपये भी बचाता है। तो 5 लाख के बदले 2 महीने की इंटर्नशिप क्या बुरा है? ठीक है रितु मैम, मैं इसे 14th फ्लोर पर भेजती हूँ। रेनू ने इशारा करके अमरीक को बुलाया और उसे एक टेम्पररी आईडी कार्ड दे दिया और बोला, ये तुम्हारा आई कार्ड है जिसे तुम्हें 2 महीने तक संभाल के रखना है। इसी को दिखाकर तुम्हें 14th फ्लोर पर एंट्री मिलेगी। सामने लिफ्ट है, कार्ड टैप करो और 14th फ्लोर दबाओ। वहां रितु मैम तुम्हें समझा देगी आगे क्या करना है। अमरीक चुपचाप लिफ्ट के पास चला गया और वहां 5 लिफ्ट थी और एक लिफ्ट अभी अभी ग्राउंड फ्लोर पर आई थी, परंतु अमरीक उसमें नहीं गया। उस 5वीं लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। वो 5वीं लिफ्ट भी ग्राउंड फ्लोर पर आ गई और उसमें से वास्को क्राई का मालिक निकला और उसके साथ उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। अमरीक लपक कर उस लिफ्ट के अंदर घुसा, परंतु वहां एक लिफ्टमैन था जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहने हुए था और उसके पास एक गन भी थी। तुम कौन हो? उस लिफ्टमैन कम सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। उसका हाथ अनायास ही अपनी गन की ओर चला गया। इससे पहले अमरीक कुछ बोलता, वहां रेनू भागती हुई आ गई। ये इंटर्न है, आज पहला दिन है, रेनू बोली। सॉरी, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? अमरीक बोला। वो काफी घबराया हुआ था। इस लिफ्ट का प्रयोग
केवल प्रमोटर फैमिली करती है। गार्ड गुस्से में बोला। हाँ अमरीक, आपको बाकी 4 में से कोई लिफ्ट लेनी होगी, ये लिफ्ट आपके लिए नहीं है, रेनू बोली और हाथ खींचकर अमरीक को बाहर निकाल लिया। अमरीक बोला, सॉरी मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, गार्ड बोला और चुपचाप लिफ्ट बंद करके लिफ्ट को ऊपर ले गया। मैंने देखा कि तुमने वो लिफ्ट जानबूझ कर ली थी। रेनू ने अमरीक की ओर देखा और गुस्से से बोली, इसीलिए तुम भागती हुए आई। अमरीक ने रेनू को आंख मारते हुए बोला, तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझते हो ना, उतने हो नहीं। तुम्हारा पहला दिन है और मुझे पता चला है कि तुम कोई टॉपर वॉपर हो, इसलिए ये तुम्हारी पहली गलती माफ है। आगे से कोई ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना। रेनू गुस्से से बोली। ठीक है, वैसे मैंने पिछली लिफ्ट जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से मिस कर दी थी। आज मेरा पहला दिन है तो मैं अपने ख्यालों में था कि मुझे रितु मैम को क्या बोलना है। अमरीक बोला। मान लिया, रेनू बोली। तब तक एक और लिफ्ट आ चुकी थी और रेनू ने अमरीक को उस लिफ्ट में जाने का इशारा कर दिया। अमरीक उस लिफ्ट में चला गया और अपने आईडी कार्ड को टैप करके 14 नंबर का बटन दबा दिया। वो कुछ सेकंड्स में ही 14th फ्लोर पर पहुंच चुका था। वो एक बहुत ही आलीशान फ्लोर था। अमरीक लिफ्ट से निकला और उसका स्वागत एक कांच के दरवाजे ने किया। अमरीक ने अपना आईडी कार्ड टैप किया और वो ग्लास डोर खुल गया। अमरीक अंदर गया और वहां अनेकों डेस्क थे और हर डेस्क पर बहुत से कर्मचारी थे। वहां अनेक कैबिन भी थे और उसमें से एक बहुत ही बड़े कैबिन पर नरेश खट्टर लिखा हुआ था। अमरीक को समझ आ गया, इस कंपनी में नरेश खट्टर कोई बहुत बड़ा आदमी है। इससे पहले वो और कुछ सोचता, एक आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। आर यू अमरीक? उसके सामने एक नौजवान स्त्री खड़ी थी। वो गौरवर्णी थी और उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी और साथ ही ब्लू कलर का ब्लेजर पहन रखा था। उसकी हील कुछ ज्यादा ही लंबी थी, इसीलिए वो लंबी लग रही थी, परंतु उसकी हाइट कुछ 5 फुट 2 इंच से ज्यादा नहीं होगी। यस मैम, अमरीक उसको देखकर बोला। मेरा नाम रितु है, तुम मेरी ही टीम में हो। रितु ने अमरीक को देखा और बोली। थैंक्स मैम, अमरीक बोला। तुम मेरे साथ आओ, रितु बोली। अमरीक रितु के पीछे पीछे गया और रितु उसे नरेश खट्टर के कैबिन में ले गई। रितु ने कैबिन को बाहर से 2 बार नॉक किया और कैबिन का गेट खोलकर बोली, मे वी कम इन सर? नरेश ने हाथ से इशारा किया और उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा। वो कैबिन बहुत ही बड़ा था और वहां सामने टीवी लगा हुआ था और एक बहुत बड़ा सोफा और नरेश की टेबल के सामने बैठने के लिए 3 कुर्सियां थी। अमरीक एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया। अमरीक, ये नरेश सर है, इस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इस कंपनी का इंडिया और ओवरसीज सभी का पूरा ऑपरेशंस नरेश सर संभालते हैं। रितु बोली। गुड मॉर्निंग सर, अमरीक नरेश को देखकर बोला। वेल अमरीक, तुमने क्राई, जो कि एक फार्मा कंपनी है, उसमें इंटर्नशिप को क्यों चुना? तुम तो बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियर हो, किसी भी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाता, नरेश बोला। सर, क्राई ड्रीम कंपनी है। मैं चाहता हूँ इन 2 महीनों में मैं आपको मेरे काम से इतना इम्प्रेस कर दूं कि आप मुझे जॉब ऑफर कर दें। इंटरेस्टिंग, नरेश बोला। तुम 30 साल के हो, तो तुम्हें अभी तक कोई जॉब क्यों नहीं मिला? नरेश थोड़ा संशयित होते हुए बोला। सर, मैंने बायोटेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करने के बाद अपना एक स्टार्टअप खोला, परंतु मेरा बिजनेस फेल हो गया। फिर मैं जॉब ढूंढ ही रहा था कि आपका एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने सोचा क्यों ना मैं ये क्विज कंपटीशन जीतूं, और बस मैंने वो जीता और इंटर्नशिप मिल गई। नरेश बोला, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो। थैंक्स सर, अमरीक बोला।
रितु, इसे काम सिखा दो और मुझे 1 हफ्ते में रिपोर्ट दो, नरेश बोला। रितु ने हामी में सर हिला दिया। दोनों वहां से उठ खड़े हुए और जल्द ही रितु की डेस्क पर पहुंच गए। तुम्हें हमारे इनवॉइस प्रोसेस करने हैं, रितु बोली। क्या मैं आपके स्टोर में दवाइयों की अकाउंटिंग देखूं? अमरीक बोला। तुम अपनी मर्जी से काम चुनोगे? रितु गुस्से में बोली। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, अमरीक बोला। देखो अमरीक, तुम इंटेलिजेंट होंगे, परंतु यहाँ तुम मेरे इंटर्न हो और मैं जो बोलूं तुम वही करो, रितु ऊंचे स्वर में बोली। ठीक है मैम, अमरीक बोला। रितु ने फिर कंप्यूटर पर अमरीक को क्या काम करना है बता दिया और उसे एक जगह पर बैठा दिया। रितु ने रेनू को अपने इंटरकॉम से फोन किया और बोला, तुम इस इंटर्न का आज का खाना मंगवा दो। ठीक है रितु मैम, परंतु वैसे वो कैंटीन में खाना खा लेगा? रेनू रिसेप्शनिस्ट बोली। हाँ, परंतु आज मैं उसे ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, इसीलिए उसके डेस्क पर ही उसे खाना दे दो। मुझे कुछ ओवर स्मार्ट लग रहा है। वो तो है, मैंने देखा वो जानबूझकर वास्को सर की लिफ्ट में घुस गया था, रेनू बोली। क्या? रितु ने अनायास ही बोला। वो अपनी डेस्क से खड़ी हुई और दूर बैठे अमरीक को देखा। वो अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। हाँ मैम, ये कुछ गड़बड़ करैक्टर लग रहा है, रेनू बोली। कोई नहीं, मैं देखती हूँ। तुम उसका और मेरा खाना मंगवा दो। आज हम दोनों लंच अपनी डेस्क पर साथ में करेंगे, रितु बोली और उसने फोन काट दिया। ये अमरीक को ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा था। रितु को पता था कि उसे इस पर नजर रखनी है। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न, एपिसोड 4। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश किस व्यक्ति की थी। वो फौरन अपने साइबर सेल के पास पहुंच गया। उसके सामने एक 27-28 वर्षीय पुलिस का जूनियर अफसर बैठा हुआ था। क्या तुम मुझे इस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हो? राजवीर ने पूछा। सर, इस तस्वीर के अलावा आपके पास और कोई जानकारी है? उस जूनियर अफसर ने पूछा। नहीं, मेरे पास बस यही तस्वीर है, राजवीर बोला। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि यदि ये मृतक कोई बहुत फेमस नहीं हुआ तो केवल इस फोटो से कुछ नहीं हो सकता, जूनियर बोला। राजवीर बोला, मुझे पता है। वो बॉडी गायब कैसे हो गई समझ नहीं आ रहा, और इस सिटी हॉस्पिटल का ना तो सीसीटीवी काम करता है, ना ही यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, राजवीर बोला। सर, सिटी हॉस्पिटल के सामने एक रेस्टोरेंट है, वहां का सीसीटीवी देख लीजिए, जूनियर बोला। मैंने वो सब पता कर लिया है। वो सीसीटीवी केवल एक ही एंट्रेंस कवर करता है। हॉस्पिटल में आने जाने की 3 एंट्रेंस है, राजवीर बोला। उसके स्वर में उदासी थी। सर, फिर इस फोटोग्राफ से कुछ भी निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, परंतु आप मुझे दे दीजिए, मैं नेट में सर्च करता हूँ। यदि इसने कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया होगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि, तो शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जूनियर बोला। इसको देखकर लगता नहीं है कि ये सोशली एक्टिव होगा, परंतु तुम चेक कर लो, राजवीर बोला। राजवीर उस साइबर सेल ऑफिस से निकलकर बाहर आ गया। उसको उसी दिन उस लाश को फॉरेंसिक के लिए भेज देना चाहिए था। राजवीर की लापरवाही उसे अब सता रही थी। उस दिन हालांकि वो बेहद दुखी था, परंतु ड्यूटी कम्स फर्स्ट। राजवीर अपनी जीप में बैठकर इंदरपुरी पुलिस स्टेशन आ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश कहाँ गायब हो गई थी। हालांकि उसे कुछ पूर्वाभास हो रहा था कि वो आदमी किसी बहुत ही बड़े षड्यंत्र का हिस्सा रहा होगा, जिसे किसी ने दौड़ा दौड़ा कर मार डाला था। राजवीर जो नहीं जानता था वो ये था कि वो लाश राजन की थी, जिसने अपने जीवन में कई खोज की थी और उसकी सबसे बड़ी खोज ही उसकी मौत का कारण बन गई थी। राजवीर राजन की फोटो को अपने फोन में घूर ही रहा था
और सोच रहा था कि ये कौन हो सकता है। तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। एसीपी का उसे फोन आ गया था। यस सर, राजवीर बोला। राजवीर, तुम्हें फौरन क्राई की बिल्डिंग में पहुंचना है। क्या हुआ सर? वहां एक मर्डर हुआ है, फौरन वर्ली पहुंच जाओ। सर, परंतु वो मेरा एरिया नहीं है, राजवीर बोला। मुझे पता है, परंतु तुम अभी वहां पहुंचो, मैं तुम्हें एडिशनल परमिशन भेज रहा हूं, एसीपी ने बोला और फोन काट दिया। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि एसीपी उसे ही क्यों इन सब अजीबोगरीब केस में भेज रहा था। पहले एक व्यक्ति जिसकी मौत हार्ट अटैक से होती है, परंतु उसकी लाश रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अब क्राई का ये मर्डर। क्राई इंडिया की ही नहीं, अपितु वर्ल्ड की गिनी चुनी टॉप कंपनीज में से एक थी। राजवीर इन्हीं सब ख्यालों से जूझता हुआ वर्ली पहुंच चुका था। वहां उसके सामने थी क्राई की वो आलीशान 30 माले की बिल्डिंग। राजवीर उस बिल्डिंग के अंदर गया, जहां बहुत सारे लोग रिसेप्शन पर ही एकत्रित हो रखे थे। राजवीर को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर फौरन ही रेनू रिसेप्शनिस्ट भागती हुए उसके पास आ गई। सर, मैंने ही पुलिस को फोन किया था, रेनू बोली। जी बताइए, राजवीर गंभीर स्वर में बोला। आप मेरे साथ आइए हमारे सेकंड फ्लोर पर, जो हमारा ड्रग स्टोर है, रेनू बोली। चलिए, राजीव बोला। रेनू राजवीर का हाथ पकड़कर वहां ले गई जहां लिफ्ट्स मौजूद थी। सभी लिफ्ट इस ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। उनमें से एक में रेनू राजवीर के साथ चली गई और अपना आईडी कार्ड टैप करके सेकंड फ्लोर का बटन दबा दिया। क्या बिना इस आईडी कार्ड के किसी भी फ्लोर पर नहीं जाया जा सकता? राजवीर ने पूछा। नहीं सर, हमारे एम्प्लॉयज के आईडी कार्ड स्पेसिफिकली प्रोग्राम्ड है और कोई भी एम्प्लॉय अपने डेजिग्नेटेड फ्लोर के अलावा कहीं नहीं जा सकता। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर आ सकता है या 5th फ्लोर पर जहाँ कैंटीन है, वहां जा सकता है, रेनू बोली। इतनी ही देर में उनकी लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर आ चुकी थी। रेनू और राजवीर लिफ्ट से उतरे और उतरने के साथ ही उनके सामने ग्लास का एक बहुत बड़ा दरवाजा था। रेनू ने आईडी कार्ड टैप किया और वो दरवाजा खुल गया। सर, ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस से बने स्पेशल डोर हैं। यदि कोई किसी के साथ लिफ्ट में यहाँ तक आ भी जाए तो बिना आईडी कार्ड के दरवाजा नहीं खुलेगा, रेनू बोली। बहुत सिक्योरिटी कर रखी है आपने, राजवीर बोला। रेनू राजवीर के साथ अंदर चली गई और राजवीर ने देखा ड्रग स्टोर बहुत ही बड़ा था और वहाँ तरह तरह की दवाइयाँ रखी हुई थी। वहाँ का तापमान सेंट्रलाइज्ड एसी से मेंटेन किया गया था। वहाँ पर बहुत सी कैबिन भी थे जिसमें स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजर आदि लिखा हुआ था। राजवीर को रेनू एक कैबिन में ले गई जिस पर लिखा था स्टोर कीपर। जैसे ही राजवीर ने एंट्री की, उसने देखा वहां एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने रस्सी से गला घोंटकर उसे मार डाला है। वो कोई 35-36 वर्ष का आदमी लग रहा था। तुम जानती हो ये कौन है? राजवीर बोला। हाँ, ये हमारा स्टोर मैनेजर है। सारी ड्रग्स की सेल का पूरा रिकॉर्ड यही मैनेज करता है, रेनू बोली। ओह, इसकी इतनी क्रूर हत्या? राजवीर अनायास ही बोल उठा। उसने अपने फोन से फॉरेंसिक टीम को फोन किया और वहां आने का आदेश दे दिया। आप लोगों को इस हत्या का पता कब चला? राजवीर बोला। हमें तब पता चला जब अमरीक ने हमें बताया, रेनू बोली। अमरीक? कौन है ये? राजवीर ने पूछा। वो हमारा इंटर्न है, रेनू बोली। मैं उससे मिलना चाहूंगा। वो कहाँ है? राजवीर ने पूछा। वो अभी तो 14th फ्लोर पर है। नरेश सर के कैबिन में हमने उसे रोका हुआ है, रेनू बोली। मैं कुछ समझा नहीं। रोका हुआ है? राजवीर बोला।
सर वो इंटर्न कुछ अजीब सा है। उसने जब से हमें ज्वाइन किया है तब से ही वो बहुत ही संदिग्ध हरकतें कर रहा है, रेनू बोली। तुम थोड़ा कुछ और बता सकती हो उसके बारे में? राजवीर बोला। हाँ, उसने हमें कुछ एक हफ्ते पहले ज्वाइन किया है। आते ही वो ड्रग स्टोर में काम करना चाह रहा था, परंतु रितु मैम ने उसे मना कर दिया। फिर भी उसने किसी तरह से किसी एम्प्लॉय का आईडी कार्ड चुराया और आज ड्रग स्टोर में पहुंच गया। वो कहता है जैसे ही वो ड्रग स्टोर में पहुंचा, उसने देखा कि कोई हमारे ड्रग स्टोर के मैनेजर का रस्सी से गला घोंट रहा था। वो घबरा गया और फौरन उसने मुझे बताया, परंतु मैं जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर पहुंचती, वो आदमी भाग चुका था। रेनू बोली। ये कब की बात है? राजवीर ने पूछा। आज सुबह 8 बजे की। रेनू बोली। इतनी जल्दी आप सब आ जाते हो? राजवीर ने पूछा। वैसे हमारा ऑफिस 9 बजे खुलता है, परंतु लोग 8 बजे से आना चालू हो जाते हैं। रेनू बोली। समझ गया, मुझे 14th फ्लोर ले चलो, जरा आपके इस इंटर्न से मिल लेते हैं, तब तक फॉरेंसिक टीम भी आ जाएगी। राजवीर बोला। बिल्कुल सर, रेनू बोली। और हाँ, मैं अपने फोन से फोटो ले लेता हूँ। आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल दो कि इस एरिया में कोई नहीं आए। ये क्राइम सीन है, कोई किसी भी चीज को नहीं छुएगा जब तक कि फॉरेंसिक टीम नहीं आती। राजवीर बोला। मैं बोल देती हूँ, रेनू बोली। रेनू उसे लिफ्ट से 14th फ्लोर ले गई और राजवीर उसे आश्चर्य से देख रहा था कि वो अपने आईडी कार्ड से टैप करके किसी भी फ्लोर पर जा सकती थी। रेनू समझ गई और बोली, सर मैं किसी भी फ्लोर पर जा सकती हूँ, फ्लोर 28 से 30 छोड़कर। वो वास्को सर का फ्लोर है, इस कंपनी के मालिक का। ठीक है, राजवीर ने हामी में सर हिलाया। उसे उस इंटर्न से मिलने का इंतजार था। जब तक लिफ्ट 14th फ्लोर पहुंचती, रेनू ने राजवीर को उस इंटर्न की सारी संदिग्ध हरकतें बता दी थी। राजवीर सोच में पड़ गया था कि कौन है ये आदमी जो बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियर होने के बाद भी फार्मा कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है और उसके आते ही क्राइम में खून हो जाता है। पहली वो हार्ट अटैक वाली लाश का गायब होना, और अभी इंटर्न जिसकी आते ही क्राई जैसी नामी कंपनी में खून। राजवीर को आजकल बहुत ही रोमांचक असाइनमेंट्स मिल रहे थे, वो भी तब जब वो अपने काम से ब्रेक लेकर अपनी पत्नी के बारे में ही सोचना चाहता था। शायद ये उसकी अच्छी किस्मत थी जो उसे ऐसे केस मिल रहे थे जिसमें वो इतना व्यस्त हो जाने वाला था कि उसे अपनी पत्नी का गम भुलाने में मदद मिल रही थी, वरना वो तो शराब के नशे में अपनी सेहत और अपना कैरियर दोनों खराब कर लेता। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 5। नरेश खट्टर के कैबिन में इस वक्त वो इंटर्न अमरीक, रितु, रेनू और राजवीर थे। राजवीर अमरीक से पूछताछ करने ही वाला था, तभी नरेश भी वहां आ गया था। इंस्पेक्टर राजवीर, ये नरेश सर है, रितु बोली। और सर, ये है इंस्पेक्टर राजवीर, इस मर्डर केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर। हाय इंस्पेक्टर, नरेश बोला। हेलो, राजवीर ने जवाब दिया। मैंने 2nd फ्लोर जाने की कोशिश की थी, परंतु आपकी फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम आ चुकी है, नरेश बोला। सर, आप वहां नहीं जाएं और सभी को बोल दीजिए जब तक फॉरेंसिक टीम अपना काम नहीं कर लेती, नो मूवमेंट ऑन 2nd फ्लोर, राजवीर बोला। परंतु हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, स्पेशली कैंसर ड्रग्स वहां है, नरेश बोला। प्लीज सर, आपको कॉपरेट करना होगा, राजवीर शांत स्वर में बोला। ठीक है, नरेश ने निराशा भरे स्वर में बोला और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। राजवीर ने अमरीक को देखा जो कोने में खड़ा हुआ था। नरेश अमरीक को बहुत ही हे और कटुता से देख रहा था। उसका बस चले तो वो इसे अभी इसी वक्त निकाल दे। इस अमरीक को रखना ही सबसे बड़ी भूल थी।
तुम्हारा नाम? राजवीर ने अमरीक से पूछा। अमरीक अवस्थी, अमरीक ने शांत स्वर में बोला। तुम कहाँ से हो? राजवीर बोला। मैं लखनऊ से हूं, परंतु दिल्ली में पला बढ़ा हूं। अमरीक बोला। तो फिर तुम्हें मुंबई शहर की क्राई कंपनी में दिलचस्पी क्यों है? मैंने सुना है कि तुमने इनका कोई क्विज टॉप किया और इनसे इंटर्नशिप मांगी। राजवीर बोला। सर, वो इसलिए ताकि यदि मैं इन्हें इम्प्रेस कर दूं तो मुझे यहाँ जॉब मिल जाएगा। अमरीक बोला। ऐसे इम्प्रेस करोगे? सेकंड फ्लोर पर इलीगल तरीके से एंट्री करके? राजवीर अत्यधिक गुस्से में बोला। सर, जब मैं ऑफिस आया तो मैंने देखा हमारे स्टोर मैनेजर भी ऑफिस आ गए थे और हम दोनों ने साथ ही में लिफ्ट ली थी। आप चाहें तो सीसीटीवी में देख सकते हैं। अमरीक बोला। तो तुम उनके पीछे पीछे सेकंड फ्लोर पर चले गए? राजवीर बोला। नहीं सर, उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और वो बोल रहे थे कि उन्हें उनकी तबीयत खराब लग रही है, तो मैंने उनको कहा कि मैं उन्हें मेडिसिन दे देता हूँ, बेंजेप्रिल मेडिसिन। इसीलिए मैं उनके साथ गया और उन्हें स्टोर कीपर के कैबिन में बैठाकर मैं बेंजेप्रिल ढूंढ रहा था। अब वो फ्लोर बहुत ही बड़ा है और मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो काला मांसधारी आदमी वहां आ गया और उनका रस्सी से गला घोट दिया। मैं जब मेडिसिन लेकर पहुंचा तो वो आदमी उनका गला घोट रहा था और कुछ बहुत अजीब सा बोल रहा था, कुछ ओरिएट ओबेलिस्क या ऐसा कुछ। अमरीक बोला। नरेश बीच में बोला। ओरिएट ओबेलिस्क? हाँ, ओरिएट ओबेलिस्क। अमरीक बोला। क्या है ये ओरी? राजवीर ने नरेश से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। नरेश सक पका गया। अभी तो आपने कुछ बोला। राजवीर ने थोड़ा इरिटेट होते हुए नरेश से बोला। वो तो मैं अमरीक की बात दोहरा रहा था। कैसा अजीब शब्द है। नरेश बोला। तुमने क्या सुना? राजवीर ने अमरीक को देखकर बोला। मैंने यही सुना, ओरिएट ओबेलिस्क। अमरीक बोला। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे अब उस इंटर्न के साथ साथ नरेश पर भी शक हो रहा था, क्योंकि नरेश और अमरीक दोनों को ही नहीं पता था कि जब अमरीक ने ओरिएट ओबेलिस्क बोला तो उसने नरेश की ओर देखा और नरेश ने फौरन रिएक्ट किया। इसका मतलब कुछ तो राज है इस इंटर्न और इस ओरिएट ओबेलिस्क का। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस भंवर में फंस रहा था। आप बोले तो मैं आपको रिसेप्शन और लिफ्ट के सीसीटीवी दिखवा सकता हूँ, नरेश बोला। उसे इस ओरिएट ओबेलिस्क से राजवीर का ध्यान हटाना था और इस इंटर्न अमरीक से पूछना था कि उसने और क्या क्या सुना था। हाँ, इससे मदद मिलेगी। और हम भी तो देखें कौन काला मांसधारी आदमी आपकी कंपनी में घुस आया। राजवीर ने अमरीक को शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला। नरेश ने रितु को इशारा किया और रितु वहां से निकल गई। ठीक है मिस्टर इंटर्न, आगे बताइए, राजवीर ने इंटर्न से पूछा। बस फिर कुछ नहीं, मैं घबरा गया और वहां से भागकर एक अलमीरा के पीछे छुप गया। वो आदमी सेकंड फ्लोर से बाहर निकल गया और मैंने रेनू रिसेप्शनिस्ट को फोन कर दिया। अमरीक बोला। मतलब उस मर्डरर ने ये जानते हुए भी कि तुम आई विटनेस हो, तुम्हें छोड़ दिया? राजवीर ने अमरीक से पूछा। हाँ, उसे भी तो डर होगा कि बाकी लोग कभी भी आ सकते हैं, अमरीक बोला। तभी रितु एक पेन ड्राइव लेकर आ गई और उसने वो पेन ड्राइव नरेश के लैपटॉप में लगा दी और स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज आ गया। जैसा अमरीक ने बताया, उसने और स्टोर मैनेजर ने साथ में लिफ्ट ली और दोनों कुछ बातें कर रहे थे। दोनों फिर सेकंड फ्लोर पर उतर गए और स्टोर मैनेजर ने अपने आईडी कार्ड से ग्लास डोर खोला और अमरीक के साथ स्टोर कीपर के कैबिन में चला गया। अमरीक अकेला बाहर आया और तभी वो सीसीटीवी कैमरा ब्लैंक हो गया। ये क्या हुआ?
राजवीर ने पूछा। उस कातिल ने सीसीटीवी तोड़ दिया होगा, अमरीक बोला। परंतु वो अंदर आया कब? मुझे रिसेप्शन का सीसीटीवी दिखाओ, राजवीर बोला। रितु ने रिसेप्शन का सीसीटीवी दिखाया, परंतु कहीं पर भी वो काला मास्कधारी आदमी नहीं दिखा। राजवीर बहुत देर तक बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज देखता रहा, परंतु उसे वो काला मास्कधारी आदमी कहीं नजर नहीं आया। अमरीक, तुम झूठ बोल रहे हो। राजवीर ने अमरीक को देखा। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं, राजवीर बोला। परंतु किस ग्राउंड पर? नरेश बीच में बोला। आपने देखा नहीं कि कोई भी काला मास्कधारी नहीं था। अमरीक और वो मृतक साथ में उस कैबिन में गए और उसके बाद सीसीटीवी खराब हो गया और अमरीक के अलावा वहां और कोई नहीं था, राजवीर बोला। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि अमरीक के पास कोई मोटिव ही नहीं है मर्डर करने का, और यदि है भी तो वो भागा क्यों नहीं? नरेश ने बोला। क्योंकि वो सेकंड फ्लोर का गेट नहीं खोल पाया, राजवीर बोला। परंतु क्यों नहीं? उसके पास उस मृतक का आईडी कार्ड होना चाहिए था, नरेश बोला। हाँ, राजवीर बोला, परंतु वो मेरे पास नहीं है। वो काला मास्कधारी आदमी उसे लेकर चला गया, अमरीक बोला। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये अमरीक कुछ बहुत बड़ा खिलाड़ी लग रहा था। राजवीर को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि नरेश इस अमरीक को बचाने में क्यों लगा है। राजवीर क्राई कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग अफसर से बिना बात के पंगा नहीं लेना चाहता था, और वैसे भी उसे उस ओरिएंट ओबेलिस्क के राज का भी पता लगाना था। मैं फिर भी अमरीक को अरेस्ट कर रहा हूँ, राजवीर बोला। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नरेश चिल्लाया। मिस्टर खट्टर, प्लीज डोंट इंटरफेयर, राजवीर बोला। राजवीर ने अमरीक को अरेस्ट किया और वहां से निकल गया। नरेश गुस्से में आग बबूला हो गया था और रितु और रेनू को समझ नहीं आ रहा था कि नरेश को क्या प्रॉब्लम है। वो दोनों ही अमरीक की गिरफ्तारी से बहुत ही खुश थी। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न, एपिसोड 6। अभिषेक बेतहाशा भागते हुए प्रथमेश के कैबिन के बाहर पहुंच चुका था। प्रथमेश की सेक्रेटरी ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु अभिषेक के पास समय बहुत कम था। वो प्रथमेश का दरवाजा खोलते हुए अंदर चला गया। प्रथमेश अपनी कंपनी मूनस्टोन फार्मा के रेवेन्यू की रिपोर्ट देख रहा था। प्रथमेश, आपने सुना? अभिषेक ने जल्दी जल्दी बोला। उसके स्वर में एक अलग सा उतावलापन था। क्या? प्रथमेश अपनी टेबल से नजर उठाते हुए बोला। उसके आलीशान कैबिन में अपनी टेबल के पास खड़ा हुआ प्रथमेश किसी चक्रवर्ती राजा से कम नहीं लग रहा था। वास्को की कंपनी में मर्डर हुआ है, अभिषेक बोला। क्या? ये कब हुआ? प्रथमेश बोला। मेरी खबरी ने अभी अभी खबर भेजी है, पुलिस भी वहां आ गई है, अभिषेक बोला। तो फिर मीडिया भी आने वाली होगी, प्रथमेश बोला। प्रथमेश वास्को से बेइंतहा नफरत करता था। मूनस्टोन फार्मा भी बड़ी फार्मा कंपनी में से एक थी, परंतु जब से वास्को ने कैंसर का अस्थायी इलाज ढूंढ लिया था, तब से वास्को की कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कई गुना बढ़ गए थे। प्रथमेश को कैंसर के इलाज का परमानेंट क्योर मिलने ही वाला था कि एक एक्सीडेंट के कारण उसके हाथ से वो परमानेंट क्योर निकल गया। आज उसके पास वो परमानेंट क्योर होता तो वास्को की क्राई को मूनस्टोन फार्मा बहुत पीछे छोड़ चुकी होती, क्योंकि वास्को के पास केवल अस्थायी इलाज था। अभिषेक ने प्रथमेश को झंझोरा और उसे उसकी ख्वाबों की दुनिया से वापस लाया। अभिषेक बोला, ये अच्छा मौका है। हाँ, पता लगाओ कि वास्को की कंपनी में क्या चल रहा है। अपने मीडिया सेल को खबर कर दो। मीडिया के लोग वास्को को घेर लेंगे,
प्रथमेश बोला। मैं बोल देता हूँ। वैसे एक बुरी खबर भी है, अभिषेक बोला। उसके स्वर में थोड़ी हिचक थी। क्या? प्रथमेश गुस्से में बोला। जो मरा है वो अपना ही डबल एजेंट था, सत्या, अभिषेक बोला। वो क्राई का स्टोर मैनेजर? प्रथमेश बोला। हाँ, जो अपने को क्राई के कई सारे ड्रग्स सप्लाई कर देता था और हम उन पर अपना लेबल लगाकर मार्केट में बेचते थे, अभिषेक बोला। उसको किसने मार दिया? प्रथमेश बोला। यही तो समझ नहीं आ रहा कि जिसने सत्या को मारा है वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था या वास्को को, अभिषेक बोला। परंतु वो सत्या किसी भी काम का नहीं था। वो हमें उस कैंसर क्योर का एपीआई तो दे नहीं पाया, प्रथमेश बोला। सर, वास्को अपने कैंसर ड्रग का एपीआई बहुत ही संभाल के रखता है। सत्या उस तक नहीं पहुंच सकता था। वो बस छोटी छोटी जेनरिक ड्रग्स में ही हमारी मदद कर सकता था और उसने हमारी बहुत मदद की भी है, अभिषेक बोला। हाँ ठीक है, तुम्हारी वो दूसरी खबरी, क्या वो हमें एपीआई दे पाएगी? प्रथमेश बोला। नहीं प्रथमेश, वो यदि इन सब की कोशिश भी करेगी तो फंस जाएगी, अभिषेक बोला। तो फिर तुम मुझसे इतने पैसे किस बात के लेते हो? प्रथमेश गुस्से में बोला। प्रथमेश अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट के कैलकुलेशन में लग गया। अभिषेक के लिए सिग्नल था कि वो वहां से जा सकता है। अभिषेक चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ये प्रथमेश कभी भी खुश नहीं होता था। वैसे प्रथमेश ठीक भी कह रहा था कि आज तक वो लोग क्राई के कैंसर ड्रग्स का सीक्रेट पता नहीं लगा पाए थे। अभिषेक प्रथमेश के कमरे से बाहर निकला और उसने मीडिया को फोन कर दिया। इधर उसके पास एक प्राइवेट नंबर से फोन आ गया। हेलो, अभिषेक बोला। मैं रेनू बोल रही हूँ। रेनू बोली। हाँ रेनू, क्या खबर है? अभिषेक बोला। सत्या का खून हो गया है और पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर ने अमरीक को गिरफ्तार कर लिया है, रेनू बोली। ये अमरीक कौन है? अभिषेक ने पूछा। एक इंटर्न है, परंतु बहुत ही संदिग्ध है। पहले मुझे लगा आपने प्लान किया है, परंतु अब लग रहा है कि कुछ और ही चक्कर है, रेनू बोली। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, अभिषेक ने पूछा। ये इंटर्न उस वक्त सत्या के साथ अकेला था और उसने ही उसे गला घोटकर मार दिया, रेनू बोली। तुम इतना श्योरली ये कैसे कह सकती हो? अभिषेक बोला। वो इसीलिए क्योंकि वो इंटर्न कोई कहानी सुना रहा था, काले मास्कधारी की और पता नहीं क्या क्या, रेनू बोली। काला मास्कधारी? अभिषेक अनायास ही बोल उठा और वो बुरी तरह से शॉक में आ गया। इस इंटर्न को काले मास्कधारी के बारे में कैसे पता है? और हाँ, और कुछ ओबेलिस्क भी बोल रहा था, रेनू बोली। ओरिएंट ओबेलिस्क? अभिषेक बोला। हाँ, रेनू बोली। अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसको समझ ही नहीं आया कि ये कहानी क्या मोड़ लेगी। वो फोन काटकर फौरन प्रथमेश के कमरे में घुस गया। प्रथमेश, अभिषेक प्रथमेश के करीब जाकर बोला। क्या हुआ? प्रथमेश ने अभिषेक को देखते हुए बोला। क्या कोई भूत देख लिया? उससे भी बुरा, अभिषेक बोला। क्या बकवास कर रहे हो? प्रथमेश बोला। वास्को के पास कोई इंटर्न आया है जो काले मास्कधारी और ओरिएंट ओबेलिस्क के बारे में जानता है, अभिषेक बोला। क्या? प्रथमेश धड़ाम से अपनी सीट पर से गिर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम फौरन मीडिया को मना करो। और कहाँ है वो इंटर्न अभी? प्रथमेश थोड़ा संभला और बोला। मैंने वो, अभिषेक कुछ हिचकिचाया। अरे साफ साफ बोलो, प्रथमेश चीखा। मीडिया को मैंने बाइट दे दिया था, उसके बाद रेनू का फोन आया, अभिषेक बोला।
तुम निरे मूर्ख हो अभिषेक, प्रथमेश बोला। अभिषेक का सर शर्म से झुक गया। कोई बात नहीं, यदि तुम नहीं भी बताते तो भी मीडिया तो पहुंच ही जाती। आखिरकार क्राई की बिल्डिंग में दिन दहाड़े मर्डर हुआ है, प्रथमेश बोला। तो अब क्या करेंगे? अभिषेक ने मिमियाते हुए पूछा। वो इंटर्न कहाँ है? प्रथमेश ने खूंखार स्वर में पूछा। इंस्पेक्टर राजवीर ने उसे अरेस्ट कर लिया है, सत्या के मर्डर के शक में, अभिषेक बोला। क्या? प्रथमेश चौंका। मतलब ये मामला काफी जटिल हो गया है, प्रथमेश बोला। प्रथमेश ने थोड़ी देर यहाँ वहां चहल पहल की, फिर बोला, ठीक है अभिषेक, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, परंतु हम यहाँ बात नहीं करेंगे। मेरे घर चलते हैं और वहां बात करते हैं। प्रथमेश की आंखों में चमक थी और उसे समझ आ गया था कि ये लुका छुपी अब ज्यादा समय नहीं चलेगी। उसे जल्द ही इस कहानी का अंत करना पड़ेगा। आखिर क्या था उस काले मास्कधारी राजन की हत्या और ओरिएंट ओबेलिस्क का राज? इंस्पेक्टर राजवीर अनजाने में ही सही दो अलग अलग परंतु कनेक्टेड केसेस पर काम कर रहा था और ये कहानी अब खोकार मोड़ लेने वाली थी। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न, एपिसोड 7। राजवीर ने अमरीक को लॉकअप में बंद कर दिया था। राजवीर को समझ आ गया था कि अमरीक कहानी बनाने में बड़ा उस्ताद है। तुम यदि सब सच बोल दोगे तो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा रहेगा, राजवीर ने खूंखार स्वर में अमरीक से बोला। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, अमरीक बोला। तुम ऐसे नहीं मानोगे। राजवीर का स्वर खतरनाक होता जा रहा था। इससे पहले राजवीर कुछ कहता या करता, राजवीर के जेब में रखा फोन बज गया। वो साइबर सेल से जूनियर अफसर का फोन था। बोलो, राजवीर ने फोन रिसीव करते हुए बोला। सर, वो लाश की फोटो जो आपने दी थी, मैंने उसके बारे में खूब सर्च किया। वो लाश राजन शर्मा नामक एक प्रोफेसर की है जो पहले नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करते थे, परंतु उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, जूनियर अफसर बोला। इंटरेस्टिंग, राजवीर बोला। तुम मुझे पूरी डिटेल्स व्हाट्सएप कर दो, मैं देखता हूँ। ओके सर, जूनियर अफसर बोला। और वो फोन काटने ही वाला था कि राजवीर बोला, हाँ एक बात और। बोलिए सर। मैंने अभी एक आदमी को अरेस्ट किया है। मुझे इसके फोन की भी फुल फॉरेंसिक करवानी है। मैं तुम्हारे पास भिजवा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप भेज दीजिए, मैं फुल ऑन रिपोर्ट दे दूंगा। राजवीर ने फोन काट दिया और अमरीक की ओर देखा। मैं अभी जिससे बात कर रहा था वो इतना एक्सपर्ट है कि तुम्हारे फोन की सारी डिटेल्स की स्टडी करके तुम्हारी जन्म कुंडली खोल देगा। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारी पुलिस इतनी एफिशिएंट है, अमरीक बोला। राजवीर ने बहुत जोर से एक चाटा अमरीक को लगा दिया, फिर खोखार स्वर में बोला, बेटा हम कितने एफिशिएंट हैं तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे आप मुझसे चाहते क्या हो? अमरीक ने अपना गाल सहलाते हुए पूछा। सच सच बता, तू कौन है और तुझे क्राइम में क्या चाहिए था और सत्या को क्यों मारा? राजवीर चीखा। आप ऐसा करो, मेरे फोन का फॉरेंसिक करा लो और मैं आपको अपना परमानेंट एड्रेस दे रहा हूँ, वहां भी आप चेक करा लो, अमरीक शांत स्वर में बोला। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अमरीक से कैसे निपटे। राजवीर ने अपने कांस्टेबल को बुलवाया और उसे अमरीक का फोन देकर उसकी फॉरेंसिक करवाने के लिए भिजवा दिया। साथ ही उसने अमरीक के लखनऊ का और दिल्ली का एड्रेस भी नोट करके कांस्टेबल को दे दिया। राजवीर अमरीक को लॉकअप में बंद करके अपने कैबिन में आ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये केस किस डायरेक्शन की ओर जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज बजा।
उसके साइबर सेल के जूनियर अफसर ने प्रोफेसर राजन शर्मा की सारी डिटेल्स भेज दी थी। राजवीर उन डिटेल्स को पढ़ने लग गया। प्रोफेसर राजन शर्मा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे और बहुत सारी रिसर्च कर चुके थे। उन्होंने फिर 2 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी और तब से वो कहाँ थे किसी को नहीं पता। प्रोफेसर शर्मा की पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी और उनका एक पुत्र है जो दिल्ली में पढ़ रहा था। प्रोफेसर शर्मा किसी भी सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, इसलिए उनकी बहुत डिटेल्स नहीं मिल पाई थी। उनके बेटे की डिटेल्स भी नहीं मिल पाई। राजवीर कुछ सोच में पड़ गया। यदि किसी को प्रोफेसर राजन शर्मा को मारना ही था तो उसकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाया और फिर लाश गायब कर दी। आखिर क्यों? यदि लाश गायब नहीं होती तो शायद पुलिस को शक ही नहीं होता। कहीं लाश इसलिए तो गायब नहीं की गई ताकि पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हो जाए। अभी ये खबर किसी को नहीं थी कि लाश गायब हो चुकी है। राजवीर ने किसी तरह इस खबर को दबा दिया था, क्योंकि इससे पुलिस और उस हॉस्पिटल की बदनामी हो जाती। इधर राजवीर इन्हीं सब ख्यालों में उलझा हुआ था। तभी उसके पास एसीपी का फोन आया। यस सर, राजवीर बोला। तुमने उस इंटर्न को किस बिना पर गिरफ्तार किया है? एसीपी बोला। सर, उसकी कहानी में दम नहीं है। वो झूठ बोल रहा था कि कोई मास्कधारी आकर उस सत्या को मार गया। वहां केवल 2 ही लोग थे, मरने वाला सत्या और मारने वाला वो इंटर्न अमरीक। राजवीर बोला। परंतु अमरीक का क्या मोटिव होगा? एसीपी बोला। सर, वो ही पता लगा रहा हूँ। राजवीर बोला। मेरे पास क्राई और मूनस्टोन फार्मा दोनों ही तरफ से प्रेशर है उस इंटर्न को छोड़ने के लिए। एसीपी बोला। सर, क्राई ऐसा क्यों चाहेगा? उनकी एम्प्लॉय का मर्डर हुआ है और ये मूनस्टोन, उसको इससे क्या लेना देना? राजवीर बोला। पता नहीं, क्राई को कोई मुसीबत नहीं चाहिए। उनका प्लान सिंपल है। कोई काला मास्कधारी इंट्रूडर बाहर से आया और उसने मर्डर किया बिकॉज ही वांटेड सम सीक्रेट्स ऑफ क्राई। एसीपी बोला। और मूनस्टोन फार्मा, उनको क्यों छुड़ाना है इस इंटर्न को? राजवीर सरकास्टिकली बोला। पता नहीं उन्हें क्या चाहिए। उनका भी बहुत प्रेशर आ रहा है टू रिलीज दिस इंटर्न। एसीपी बोला। सर, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है और वो इंटर्न कुछ ओबेलिस्क वगैरह भी बोल रहा था। मुझे उससे पूछना है वो क्या है। राजवीर बोला। अरे तुम्हें क्या करना है राजवीर? तुम इंटर्न को छोड़ो और केस का इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करो। एसीपी ने बोला और फोन काट दिया। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि पहले एसीपी ने ही उसे इस केस पर लगाया था और अब वो ही उसे मना कर रहे थे। कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र था, परंतु क्या, वो राजवीर को समझ नहीं आ रहा था। ये तो पक्का था कि क्राई और मूनस्टोन दोनों ही चाहते थे कि अमरीक जेल में ना रहे। या तो ये अमरीक दोनों के लिए जरूरी है या दोनों के लिए खतरनाक। राजवीर फिर से लॉकअप में गया और अमरीक से बोला। देख भाई, तू सच सच बता दे, वरना मैं तुझे लॉकअप से बाहर निकाल दूंगा। वहाँ क्राई और मूनस्टोन नामक 2 गिद्ध तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आपने सही बोला, मेरा 2 गिद्ध इंतजार कर रहे हैं। अमरीक हंसते हुए बोला। तुझे डर नहीं लगता क्या? राजवीर बोला। नहीं, पहले आप ये बताओ कि आप इन दोनों गिद्धों में से किस गिद्ध के लिए काम करते हो? अमरीक बोला। किसी के लिए नहीं, राजवीर गुस्से में बोला। और आपके एसीपी? लगता है दोनों के लिए काम करते हैं। अमरीक मुस्कुराते हुए बोला। ये कटाक्ष राजवीर को बहुत चुभा, परंतु वो शांत ही रहा। राजवीर समझ गया था कि अमरीक कोई इंटर्न वगैरह नहीं है, अपितु एक शातिर खिलाड़ी है। वो किसी बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकला है और सिर्फ सत्या को मारकर ही ये मौत का सिलसिला रुकेगा नहीं। ये तो बस शुरुआत है।
अमरीक का इरादा बहुत ही खतरनाक है, परंतु ये क्यों और क्या चाहता है? थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न, एपिसोड 8। तुम्हें तुम्हारा फोन कुछ दिनों में मिल जाएगा। मैं तुम्हें फिलहाल छोड़ रहा हूँ, परंतु याद रखना तुम मेरे रडार पर रहोगे, राजवीर ने अमरीक को लॉकअप से निकालते हुए बोला। वैसे आप बहुत ही ईमानदार इंस्पेक्टर लग रहे हैं, अमरीक बोला। मैं बहुत बुरा भी हूँ, खासकर अपराधियों के लिए, परंतु तुम अपना ध्यान रखो। तुम्हारे पीछे न सिर्फ क्राई अपितु मूनस्टोन भी लगा हुआ है, राजवीर बोला। मुझे पता है, वैसे मैं यही चाहता था, अमरीक बोला और वहां से निकल गया। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अमरीक क्या आदमी है। राजवीर को पता था कि यदि उसे इस केस को सुलझाना है तो इस शातिर इंटर्न को अपने रडार से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अब उसे अमरीक के फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स का बेसब्री से इंतजार था। अमरीक पुलिस स्टेशन से अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकल गया। उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसका पर्स राजवीर के पास ही था और अमरीक उसे लेना भूल गया था, या फिर जानबूझकर अमरीक उस पर्स को राजवीर के ही पास रखना चाहता था। ये वक्त ही बताएगा। अमरीक दोपहर की कड़क गर्मी में इंद्रापुरी पुलिस स्टेशन से अपने घर की ओर पैदल जा रहा था। वो तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता था। अमरीक ने आधा रास्ता तय कर लिया था जब एक काली मर्सिडीज उसके सामने आकर रुकी और उस कार का दरवाजा खुला और किसी ने अमरीक को कार के अंदर खींच लिया था। कौन हो तुम? कार में बैठे उस 35 वर्षीय आदमी ने खूंखार स्वर में पूछा। मैं अमरीक, क्राइम में इंटर्न हूँ, अमरीक बोला। परंतु तुम कौन हो और मेरे से क्या चाहते हो? मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई कहानी नहीं, अभिषेक गुर्राया। मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, मेरे साथ चलो, क्राई के ऑफिस में तुम्हें सच्चाई मालूम पड़ जाएगी, अमरीक बोला। अभिषेक का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। अमरीक के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और अभिषेक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अमरीक के चेहरे पर एक अलग सा सुकून था जो अभिषेक को और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। अभिषेक के मन में एक अजीब सा ही डर था। हालांकि अमरीक उसकी कैद में था, परंतु अभिषेक को ऐसा लग रहा था जैसे अमरीक जानबूझकर उसके कब्जे में आया था। अमरीक इसलिए धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था। उसे पता था कि कोई ना कोई उसे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। तुम कौन हो, सच सच बताओ, अभिषेक ने खूंखार स्वर में पूछा। सारी बातें गाड़ी में ही करोगे या मेरी खातिरदारी करने का कोई विशेष प्रबंध भी किया हुआ है? अमरीक सहज स्वर में बोला। अभिषेक को अमरीक का ये बिंदास अंदाज बहुत ही खटक रहा था। अभिषेक ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसके बट से बहुत ही जोर से अमरीक के चेहरे पर वार किया। अमरीक का होठ कट गया और उसमें से हल्का सा खून आने लगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो, अभिषेक बोला। यदि मुझे नहीं पता होता तो अमरीक फिर कुछ बोलने लगा और इससे पहले वो अपना वाक्य पूरा करता, अभिषेक ने उसे फिर पिस्तौल की बट से जोर से मारा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसने ठीक ही कहा है, इसकी खातिरदारी करनी ही पड़ेगी, अभिषेक चीखा और अपने ड्राइवर को इशारा किया और उसने गाड़ी चला दी। अमरीक को पता था कि मूनस्टोन फार्मा और क्राइम में से कोई ना कोई उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। उन्होंने उसे राजवीर की कैद से इसलिए ही तो छुड़वाया था। अभिषेक भी सोच में पड़ गया था कि ये अमरीक किस बला का नाम है। अभिषेक ने आज तक इतना ढीठ और दुस्साहसी आदमी नहीं देखा था। कौन है ये अमरीक और आखिर चाहता क्या है? कहीं ये वास्को का आदमी तो नहीं है, या फिर इसमें वास्को की कोई नई चाल है? अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो इस कश्मकश में था कि अमरीक को कहाँ लेकर जाए। वो उसे अपने घर ही लेकर चला गया। अमरीक भी बिना किसी विरोध के चुपचाप अभिषेक के साथ गाड़ी में से उतरा और लिफ्ट से होते हुए अभिषेक की उस आलीशान कॉलोनी में 15वें माले के 4 BHK फ्लैट में चला गया। अमरीक अभिषेक की उस सब कॉम्पैक्ट पिस्तौल से डर रहा था, या वो शायद जानबूझकर अभिषेक के इशारों पर चल रहा था। ये कह पाना मुश्किल था। अमरीक बहुत ही खतरनाक आदमी था, जिसका अंदाजा अभिषेक को नहीं था। अभिषेक ने अमरीक को एक कमरे में बंद किया और सीधे प्रथमेश को फोन कर दिया। मैंने इस अमरीक को अपने घर में बंद किया है, अभिषेक बोला। तुम्हारे घर में? परंतु तुम्हारी बीवी और बेटा? प्रथमेश ने पूछा। वो अभी अपने मायके गई हुई है, मैं अकेला हूं, अभिषेक ने जवाब दिया। परंतु तुम्हें इसे अपने घर लाने की क्या जरूरत थी? प्रथमेश ने गुस्से से पूछा। ये कुछ गड़बड़ आदमी है और बहुत ही शातिर है, आप मिलोगे तो समझ जाओगे, अभिषेक बोला। परंतु इसे घर लाने के बदले गाड़ी में ही पूछताछ करते और इसे कहीं फेंकाते, प्रथमेश बोला। मैंने कोशिश की थी, परंतु जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत ही शातिर है। ये काला मास्कधारी और ओरिएंट ओबेलिस्क का राज जानता है, अभिषेक बोला। इसने पुलिस को कुछ बताया? प्रथमेश ने पूछा। कहना मुश्किल है, परंतु जितनी जल्दी हमने इसे छुड़ा लिया है, मुझे नहीं लगता कि इसे पुलिस को कुछ भी बताने का मौका मिला होगा। वैसे भी ये बहुत टेढ़ा आदमी है, पुलिस इससे इतनी जल्दी कुछ उगलवा नहीं पाई होगी, अभिषेक बोला। समझा, परंतु यदि ये इतना खतरनाक आदमी है तो इसे मेरे फार्म हाउस पर शिफ्ट कर दो, इसकी खातिरदारी वहीं करनी पड़ेगी, प्रथमेश बोला। ठीक है, वैसे यदि ये वास्को की कोई चाल है तो इसे मैं यहाँ रख भी नहीं सकता, अभिषेक बोला। हाँ, और यदि ये ओरिएंट ओबेलिस्क के बारे में जानता है तो हमें उससे वो राज निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि उस राज को हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है, प्रथमेश बोला। अभिषेक ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस कमरे का दरवाजा खोला जिसमें उसने अमरीक को बंद कर रखा था। परंतु इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अभिषेक के सर पर मेटल के फ्लावर वास का प्रहार हुआ और अभिषेक दर्द से करहा उठा। अभिषेक को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। अभिषेक पर किसने प्रहार किया, वो देख नहीं पाया, और इससे पहले कि वो कुछ समझता, उस पर एक और प्रहार हुआ और वो जमीन पर गिर गया। अभिषेक को लगा था कि वो अमरीक को पकड़कर लाया था, परंतु उसे नहीं पता था कि वो जिसे एक साधारण सा आदमी समझ रहा था, वो असल में था कौन। कुछ ही पलों में पूरा गेम पलट गया था। अभिषेक ने अमरीक को पकड़ा था और अपने घर लेकर आ गया था। उसका ड्राइवर अभी भी नीचे गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था, परंतु उसके ड्राइवर को नहीं पता था कि उसका इंतजार अब कभी खत्म नहीं होने वाला था। अभिषेक ने अमरीक को बहुत हल्के में लिया था और यही उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न, एपिसोड 9। राजवीर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। एक और खून, वो भी कुछ 2 दिनों के अंदर ही। मूनस्टोन फार्मा का प्रेसिडेंट अभिषेक कुमार अपने ही घर में मृत पाया गया। आखिर ये सब हो क्या रहा था? राजवीर फौरन अभिषेक कुमार के घर पहुंच गया। उसने अभिषेक की मृत लाश उसके बेडरूम में देखी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। अभिषेक की लाश का मुआयना करने से राजवीर को समझ आ गया था कि अभिषेक के सर पर पहले किसी ने जोर से कोई मोटे कांच की स्टैचू या वास मारा, फिर उसे गोली मार दी। परंतु यदि गोली ही मारनी थी तो पहले कांच की उस मोटी चीज से सर पर क्यों मारा?
और फिर उस बेडरूम में वो कातिल क्या ढूंढ रहा था। राजवीर ने पूरा कमरा अच्छे से देखा। बेडरूम की अलमीरा में से ऐसा लगता था कि पैसे और कीमती चीजें गायब हैं। राजवीर की तीव्र निगाहों ने देख लिया था कि वहां मैकबुक का चार्जर चार्जिंग पॉइंट पर लगा हुआ था। इसका मतलब अभिषेक के पास मैकबुक था, परंतु वो मैकबुक उस घर में अब नहीं था। राजवीर को कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि ये किसी लूट के मकसद से की गई हत्या है या कोई सोची समझी साजिश है। इतनी ही देर में फॉरेंसिक टीम आ गई थी और पड़ोसियों ने शायद मृतक अभिषेक के परिवार को खबर कर दी थी। अभिषेक की पत्नी वहां पहुंच चुकी थी। वो बेतहाशा रो रही थी। अभिषेक कुछ 35 वर्षीय व्यक्ति होगा और उसकी पत्नी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी भरपूर जवानी में उसका पति उससे छीन लिया जाएगा। वो अभी कुछ भी कहने या कुछ बताने के काबिल नहीं लग रही थी। राजवीर को हालांकि उससे बात करनी ही होगी। मूनस्टोन फार्मा भी हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में शामिल थी और इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट की उसी के घर में निर्मम हत्या, इससे बढ़िया मसालेदार खबर मीडिया को और क्या मिलेगी। राजवीर मृतक अभिषेक की पत्नी के पास पहुंचा और पूछा, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, परंतु आपके पति के कातिल तक पहुंचने के लिए मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने होंगे। अभिषेक की पत्नी ने हामी में सर हिला दिया। क्या आपके पति की किसी से दुश्मनी थी? नहीं, अभिषेक की पत्नी बोली। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, परंतु आप सोसाइटी के सीसीटीवी चेक कर लीजिए, अभिषेक की पत्नी बोली। मैंने वो मंगवा लिए हैं। क्या आपके घर पर कोई सीसीटीवी कैमरा है? राजवीर बोला। नहीं, घर पर तो नहीं है। क्या आप बता सकती हैं कि कितना पैसा या कीमती सामान या लैपटॉप लेकर वो कातिल गया होगा? मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं होंगे, और हाँ, अभिषेक का मैकबुक गायब है और बस वो किताब गायब है जो अभिषेक इस तिजोरी में रखते थे। किताब? राजवीर ने अनायास ही बोला। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, अजीब सा नाम था, कुछ ओबेलिस्क जैसा, अभिषेक की पत्नी बोली। ओबेलिस्क? राजवीर के दिमाग में कुछ तार गूंजे। उसने ये शब्द पहले भी सुना था, जब नरेश ठक्कर इस शब्द से चौंक गया था। हाँ, पता नहीं उस किताब में ऐसा क्या था कि अभिषेक उसे लॉकर में रखते थे। कहते थे कि ये किताब नहीं, चाबी है। चाबी है? किस चीज की? राजवीर ने जोर देकर पूछा। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। आपको और कुछ ऐसा लगा जो संदेहास्पद था? राजवीर बोला। नहीं, हम घर पर ज्यादा पैसे नहीं रखते थे। आप आज कहां से आ रही हैं और क्यों आप अभिषेक के साथ नहीं थी? राजवीर ने पूछा। मैं अपनी मम्मी के पास ठाणे गई थी, परंतु जैसे ही मुझे हमारे पड़ोसी का फोन आया, मेरा तो संसार ही हिल गया। मैं फौरन आ गई। अभिषेक की पत्नी जोर जोर से रोने लग गई। राजवीर ने वहां खड़ी औरतों को इशारा किया और वो उसे संभालने आ गई। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु ये ओबेलिस्क नामक किताब कुछ बहुत बड़ा राज अपने अंदर समेटी हुई थी। इधर राजवीर का कांस्टेबल उसके पास आया और बोला, सर, ये लीजिए पेन ड्राइव, पिछले 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज इसमें मौजूद है। ठीक है, राजवीर बोला। वो पेन ड्राइव लेकर अपनी जीप में आ गया। उसकी जीप में उसका लैपटॉप था और उसने वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप पर लगा ली। धीरे धीरे उसने फॉरवर्ड करके पूरी फुटेज देखी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि अमरीक आगे आगे चल रहा था और मृतक अभिषेक उसके साथ साथ चिपका हुआ चल रहा था। राजवीर की निगाहें बहुत ही पैनी थी। उसने देख लिया कि अभिषेक ने पिस्तौल अमरीक के पीठ पर चिपका रखी थी और अमरीक को लेकर वो अपने कमरे में आ गया था। अमरीक का और अभिषेक का क्या संबंध है? राजवीर को समझ आ गया था
कि मूनस्टोन फार्मा कोई तो राज छिपा रहा था, इसलिए उन्होंने अमरीक को आजाद कराने का दबाव बनाया और फिर अभिषेक उसे गन पॉइंट पर लेकर अपने घर आ गया। राजवीर ने आगे देखा कि खाली अभिषेक और अमरीक ही उसके घर में घुसे थे। अभिषेक का ड्राइवर उन्हें रूम में छोड़ने के बाद चला गया। राजवीर ने आगे देखा कि तकरीबन आधे घंटे बाद अमरीक वहां से बाहर निकला और बेतहाशा तेजी से सीढ़ियों के रास्ते भाग गया। क्या अमरीक ने अभिषेक को मार डाला था? अमरीक ने 2 दिनों में ये दूसरा कत्ल किया था। राजवीर फौरन अभिषेक की पत्नी से मिलने उस 15वें माले पर गया। अभिषेक की पत्नी गमगीन अवस्था में बैठी हुई थी। मैडम, एक बात बताइए, क्या अभिषेक के पास कोई पिस्तौल थी? मुझे नहीं पता, अभिषेक की पत्नी ने ना में सर हिलाया। आपके ड्राइवर का नाम क्या है? कौन ड्राइवर? अभिषेक तो खुद ड्राइव करते थे, अभिषेक की पत्नी बोली। राजवीर का माथा ठनक गया। फिर वो ड्राइवर की ड्रेस में कौन था जिसे उसने सीसीटीवी में देखा था? राजवीर ने अपना लैपटॉप खोला और सीसीटीवी फुटेज अभिषेक की पत्नी को दिखाया। उसमें ड्राइवर की ड्रेस में एक व्यक्ति था और अभिषेक अमरीक को पिस्तौल की नोक पर अपने घर में लेकर घुसा था और वो ड्राइवर अभिषेक और अमरीक को छोड़कर वापस नीचे चला गया। आधे घंटे के बाद खाली अमरीक अभिषेक के घर से बाहर निकला था। उसके पास एक छोटा सा बैग था। ये बैग तो हमारे बेटे का स्कूल बैग है, अभिषेक की पत्नी बोली। इसमें लगता है अमरीक लैपटॉप, पैसा और वो किताब लेकर भागा होगा, राजवीर बोला। परंतु ये ड्राइवर कौन है मुझे नहीं पता और ना ही इस बंदूक का मुझे पता है, अभिषेक की पत्नी बोली। ये गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही थी। अभिषेक अमरीक को गन पॉइंट पर क्यों अपने घर में लेकर आया? अभिषेक का अमरीक से क्या कनेक्शन? फिर अमरीक ने अभिषेक को मार डाला और वहां से भाग गया। वो ड्राइवर कौन था और वो कहाँ गया? परंतु सबसे मुख्य था अमरीक। वो जहां भी रहता है वहां मर्डर हो जाता है। राजवीर ने फौरन उस साइबर सेल के जूनियर अफसर को फोन लगाया। तुम्हें उस फोन की जन्म कुंडली निकालने के लिए कहा था। सर, मैंने सब कुछ निकाल लिया है, परंतु कुछ भी खास नहीं है, जूनियर अफसर बोला। इसका एक ही मतलब है, ये अमरीक बहुत ही शातिर है, राजवीर बोला। हाँ सर, बस एक बात अजीब है इसमें। एक फोन नंबर से बार बार बात की है और वो नंबर दिल्ली में किसी महिला के नाम पर रजिस्टर है, जूनियर अफसर बोला। कौन सी महिला? राजवीर अनायास बोला। कोई मिसेस श्रद्धा सैनी है, जूनियर अफसर बोला। कितनी बार बात की है अमरीक ने उससे? राजवीर ने पूछा। कई बार, तकरीबन रोज। कई व्हाट्सएप मैसेज भी किए हैं। ऐसा लगता है वो उन्हें बहुत पसंद करता है, जूनियर अफसर बोला। ठीक है, तुम मुझे इस मिसेस श्रद्धा सैनी की डिटेल्स भेज दो, राजवीर बोला। राजवीर को समझ आ गया था कि अमरीक कोई बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। उसने जानबूझकर दोनों बड़ी फार्मा कंपनी को अपने पीछे लगा लिया है और वो कत्ल पर कत्ल कर रहा था। राजवीर को अब जल्द ही उस अमरीक को पकड़ना पड़ेगा। उसे अब दुख हो रहा था कि क्यों उसने अमरीक को इतनी आसानी से छोड़ दिया। राजवीर के मन में आया कि वो अपने एसीपी को फोन करे और उसे बोले कि अभिषेक कुमार की हत्या की जिम्मेदार वो भी हैं। फिर राजवीर ने सोचा कि अमरीक को अभिषेक स्वयं अपने घर पर लेकर गया था, परंतु ऐसा क्यों? राजवीर को एक बार मूनस्टोन फार्मा जाकर भी पता लगाना होगा। राजवीर का ध्यान अब तक इस बात पर नहीं गया था, परंतु अभी उसे समझ आया कि अभिषेक कुमार का मोबाइल फोन भी गायब था। अमरीक अभिषेक का लैपटॉप ही नहीं, उसका मोबाइल भी लेकर चला गया था। ये कहानी उलझ रही थी और अमरीक बहुत ही शातिर और खूंखार व्यक्ति था। वो इंटर्न एक ट्रेन कातिल था। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न, एपिसोड 10। वास्को ने ब्लैक डैनियल्स का एक बड़ा पैक बनाया और धीरे से अपने सोफे पर जाकर बैठ गया।
वो धीरे धीरे उस शानदार विस्की का आनंद उठा रहा था। नरेश अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे करवट बदल रहा था। आपको टेंशन नहीं हो रही? नरेश बोला। वो वास्को के इतने शांत स्वभाव का आदी नहीं था। ये अमरीक कौन है? वास्को बोला। उसकी आवाज में गंभीरता और पैनापन था। पता नहीं, परंतु ये पक्का है कि उसने पहले सत्या को मारा और फिर अब अभिषेक को। नरेश बोला। उसकी आवाज में भारीपन था। अभिषेक की गलती थी, उसने अमरीक को हल्के में लिया, परंतु अच्छा है उस अमरीक ने प्रथमेश का दायां हाथ ही काट दिया। वास्को बोला। हाँ वो तो है, परंतु ये अमरीक चाहता क्या है और किसके इशारे पर काम कर रहा है? नरेश बोला। तुम अपनी उस सेक्रेटरी को बोलो वो क्या कर रही है, उसे बोलो काम पर लग जाए। वास्को बोला। ठीक है, परंतु जितना मुझे अभिषेक की पत्नी से मालूम पड़ा है वो ये कि अभिषेक की हत्या करने के बाद वो अमरीक उस ओबेलिस्क किताब को लेकर चला गया है। नरेश बोला। तुम्हें कैसे पता? वास्को ने अपनी विस्की का सिप लेते हुए पूछा। जब वो इंस्पेक्टर राजवीर अभिषेक की पत्नी से पूछताछ कर रहा था तब मेरा एक खबरी वही था। नरेश बोला। गुड जॉब। और क्या पता चला? वास्को ने पूछा। और ये कि अभिषेक का कोई ड्राइवर नहीं था। फिर भी जिस दिन वो अमरीक को लेकर अपने घर आया उस दिन कोई ड्राइवर उसके साथ था। नरेश बोला। तुम भी उस बिल्डिंग का सीसीटीवी निकलवाओ, चेक करते हैं। वास्को बोला। ठीक है। नरेश बोला। एक बात बताओ, ये राजन की रिसर्च पूरी हो चुकी थी तो फिर उसकी डिटेल्स कहाँ है? वास्को बोला। डिटेल्स तो है मेरे पास, परंतु वो रिसर्च तब तक अधूरी है जब तक हमें ओरिएंट ओबेलिस्क नहीं मिल जाती और हम उसमें से रिलेवेंट कोड नहीं निकाल लेते। नरेश बोला। परंतु अभिषेक के पास तो वो किताब थी, तो उसने डिटेल्स क्यों नहीं निकाल ली? वास्को ने गंभीर स्वर में पूछा। क्योंकि उस राजन ने उस किताब के किन्हीं लिमिटेड फ्रेज को ही यूज किया है। अब वो फ्रेज कौन से हैं, ये केवल राजन जानता था। नरेश बोला। परंतु राजन को तो मार डाला गया है। वास्को बोला। हाँ, और ये राज भी राजन के साथ ही चला गया कि ओबेलिस्क का इस्तेमाल कैसे करना है। नरेश बोला। परंतु मुझे वो रिसर्च और ओबेलिस्क दोनों चाहिए। यदि प्रथमेश ने वो कोड ढूंढ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वास्को बोला। पर आपको इस अमरीक की चिंता नहीं है क्या? नरेश बोला। चिंता है। वो क्राइम में आया और बहुत ही संदेहास्पद था। उसने हमारे एक आदमी को मारा और फिर प्रथमेश के दाएं हाथ को खत्म कर दिया। उसने हमसे ज्यादा प्रथमेश को नुकसान पहुंचाया, पता नहीं क्यों। वास्को बोला। हाँ, एक बार वो हाथ लग जाए तो फिर। नरेश बोला। परंतु इससे पहले वो अपना वाक्य कंप्लीट करता। वास्को बोला। तुम उस इंटर्न को बोलो कि अपनी 2 महीने की इंटर्नशिप पूरी करे। वास्को बोला। क्या आप उसे अब भी क्राई आने देंगे? नरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। बिल्कुल नरेश, वो क्राई का इंटर्न है। पुलिस ने उसे छोड़ दिया और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि उसने अभिषेक को मारा है, केवल शक है। हम उसे बोलेंगे कि वो अपनी इंटर्नशिप पूरी करे। वास्को बोला। वास्को के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। उसे वो पुराने दिन याद आ गए जब राजन से वो पहली बार मिला था। राजन को उसने ही कन्विंस किया था कि वो अपनी कैंसर क्योर की ड्रग्स पर रिसर्च करे और राजन ने वो रिसर्च पूरी कर ली थी। परंतु इससे पहले राजन वो रिसर्च वास्को के साथ शेयर कर पाता, राजन गायब हो गया था। वास्को को पता था कि राजन की रिसर्च क्राई और मूनस्टोन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उस रिसर्च से कैंसर का परमानेंट इलाज मिल जाएगा और जो भी कंपनी इस ड्रग को पेटेंट करा लेगी वो इस दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। वास्को को पता था कि प्रथमेश एक शातिर खिलाड़ी है और वो आसानी से हार नहीं मानेगा। वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा
और कैंसर क्योर ड्रग्स का पेटेंट करा लेगा। वास्को ने ही राजन को बोला था कि वो अपनी रिसर्च के की फीचर्स को मास्क कर दे, परंतु राजन ने न सिर्फ अपने की फीचर्स को मास्क कर दिया, परंतु एक किताब ओरिएंट ओबेलिस्क की कुछ लाइनों को उसका कोड बना दिया। परंतु वो लाइन कौन सी थी, ये केवल राजन को पता था। जिसने भी राजन को मारा था उसे ये नहीं पता था कि राजन की लाइन को बिना ओरिएंट ओबेलिस्क की उन लाइन के कोड के बिना नहीं खोला जा सकता था। वो रिसर्च उस किताब के बिना बेकार थी। तुम उस ब्यूटी क्वीन को अभी फोन करो, वास्को बोला। नरेश ने फौरन कोई नंबर डायल किया और एक लड़की ने फोन उठाया। तुमने अच्छा काम किया, वास्को ने बिना लड़की की तरफ से कोई जवाब सुने बोला। थैंक्स चीफ, लड़की बोली। परंतु तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, वास्को बोला। मुझे पता है चीफ, लड़की बोली। मतलब? वास्को ने संशय भरी आवाज में कहा। आपका वो प्यारा इंटर्न आपको दुखी कर रहा है, लड़की बोली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम पूरी खबर रखती हो, वास्को बोला। चीफ, आपको कच्चे लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए मुझे अपना काम बहुत सीक्रेटली करना पड़ता है, लड़की मधुर आवाज में बोली। That's why we like you so much, वास्को बोला। आपका इंटर्न क्या करे आपके लिए, लड़की बोली। अपनी इंटर्नशिप पूरी करे और वास्को कुछ बोलते बोलते रुक गया। और अपनी वो किताब, क्या नाम है, ओबेलिस्क, आपको दे दे, लड़की थोड़ा शरारती अंदाज में बोली। तुम बहुत ही समझदार हो, वास्को बोला। चीफ, आपने बोला तो समझो हो जाएगा। इंटर्न कल नरेश को वो किताब दे देगा, लड़की बोली और उसने फोन काट दिया। नरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वास्को, ये लड़की अपने आप को क्या समझती है, नरेश बोला। वो जो बोल रही है वो कर देगी, तुम अपनी पेटी कस लो। उस इंटर्न से काम कराओ और ऐसा दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, वास्को बोला। नरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो लड़की उस इंटर्न को ढूंढकर उसे क्राई आने के लिए राजी कर लेगी। वो इंटर्न क्यों 2 महीने क्राई में काम करेगा? नरेश को अब लगने लगा था कि वास्को की पहेलियां कोई नहीं सुलझा सकता था, नरेश भी नहीं। परंतु नरेश के मन में शक हो चुका था कि वो इंटर्न कोई बहुत खतरनाक मकसद लेकर आया था और यदि उसे जल्दी ही रास्ते से नहीं हटाया गया तो वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था।